हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे जवर चिकित्सा अध्याय चरक संहिता चिकित्सा स्थान का थर्ड चैप्टर। तो जो AIA PGT के स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ अपनी बुक निकाल लें, चरक संहिता सेकंड जिसमें चिकित्सा स्थान दिया हुआ है, और आ जाएँ 106 नंबर पेज पर 53 नंबर श्लोक को निशान लगाइए। संतत ज्वर की प्राप्ति स्रोतो बिर्विसृता दोषा गुरो रसवाहिबी सर्वदेहानुगा स्तप्ता जोरम कुर्वन्ति संततम, इसे निशान लगाइए। उसके बाद है संतत ज्वर की मर्यादा द्वादशा व सप्ताहम व सुदूह स शीघ्रम शीघ्रगारित्व प्रसंतम यान्ति हंति व, यानी पहला जो संतत ज्वर है यानी गुरु बड़े वे दोष संपूर्ण शरीर में फैली हुई रसवाही स्रोतों में फैल जाते हैं तो संपूर्ण शरीर जकड़ जाता है, उस समय संतत ज्वर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। इसका सेकंड है संतत ज्वर की मर्यादा। यह संतत ज्वर अत्यंत कठिन होता है और शीघ्र ही मृत्युकारक होता है। अतः वातादि दोष के अनुसार 7 दिन 10 दिन 12 दिन में या तो दोषों के अल्प होने पर रोग शांत हो जाता है या अथवा दोष के प्रकोप होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये आपको इनका काउंटिंग याद रखना है, 7 10 या 12 दिन में शांत हो जाएगा। ठीक है। उसका विमर्श की जो लाइन है सुदूस है, इस रोग को सुदूस है माना है क्योंकि यह रोग सन्निपातज है, गुरु दोषा, इसको भी आप निशान लगा लीजिए। इसके बाद आप नीचे आ जाइए 55 नंबर श्लोक है। निष्प्रत्यनिक के कारण और संतत ज्वर दोष आते तो काल प्रदोष्य प्रकृति बिरदोष तुल्यो ही संततम निष्प्रत्यनिक कुरुते तजमाज्ञ सुदूस है, जिसका कोई विरोधी न हो। ठीक है। तो काल दुष्य और प्रकृति के तुल्य और जिसका कोई भी विरोधी ना हो ऐसा वातादि दोष संतत ज्वर को उत्पन्न करता है, अतः यह ज्वर सुदूष है होता है। इसके बाद 46 नंबर श्लोक पे आ जाइए, कोटेशन नंबर। संत टाइफाइड ज्वर इसको मान सकते हैं यानी, ठीक है। तो संतत ज्वर के द्वादश आश्रय यथा धातुष तथा मूत्रम पुरुषम चानिलाद्य युगपच्चानुत्पद्यन्ते नियमात संतत ज्वर है। संतत ज्वर में वातादि दोष जिस प्रकार रस रक्त आदि को निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं उसी प्रकार निश्चित रूप से एक साथ ही मूत्र मल को दूषित करते हैं। तात्पर्य यह है कि सभी कुपित दोष सभी धातु और मूत्र एवं मल को इस ज्वर में दूषित कर देते हैं। इसके 12 आश्रय होते हैं, 7 धातु मूत्र पुरुष और 3 दोष। इसको MD मुमुतानुसंधित्वम विषम ज्वर भी बोल सकते हैं माधव निदान में, मुमुतानुबंधित्व ज्वर विषम ज्वर। अब आप आ जाइए 57 नंबर श्लोक। संतत ज्वर घातक या शांत कब। यह संतत ज्वर रस आदि धातुओं को पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाने के कारण या अशुद्ध रहने के कारण 7 10 या 12 दिन में या तो रोगी को मार डालता है या शांत हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए 58 नंबर श्लोक 59 60। यदा तु नाति शुद्ध्यन्ति नैव शुद्ध्यति सर्वश द्वादशेते समुद्दिष्टा संतताश्यस्तथा विसर्ग द्वादशे कर्त्वा दिवसे व्यक्त लक्षणम दुर्बलोपशमन कालम दीर्घमप्यनुवर्तते इति बुद्ध्वा जोरम वेद उपक्रामुन संततम। क्रियाक्रम विधो युक्त प्राय प्रागतर्पणे संतत जोर का कालक्रम। तो संतत ज्वर का कालक्रम है यानी जब रस आदि दुष्य पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते, अर्थात प्रत्येक दुष्य कुछ शुद्ध होते हैं कुछ अशुद्ध होते हैं। अथवा संतत ज्वर के 12 आश्रय 7 धातु 3 वातादि दोष 2 मूत्र पुरुष सर्वथा शुद्ध नहीं होते हैं, अर्थात इन 12 में से कुछ शुद्ध होते हैं कुछ शुद्ध नहीं होते। तब 12 दिन में ज्वर छूट जाता है परंतु उसका अव्यक्त लक्षण बना रहता है, अर्थात ज्वर शरीर में लीन हो जाता है और उसका लक्षण स्पष्ट नहीं होता। इसके बाद 13वें दिन ज्वर पुनः स्पष्ट हो जाता है। इस ज्वर की शांति होने का समय दुर्लभ अर्थात निश्चित नहीं होता और यह ज्वर बहुत दिनों तक चला जाता है। इस प्रकार संतत ज्वर के कारण और लक्षणों को समझकर चिकित्सा करते समय प्राय तर्पण और लंघन द्वारा वेद इसकी चिकित्सा करें। ठीक है। तात्पर्य यह है कि संतत ज्वर के दोष दुष्य काल प्रकृति को बिना समझे हुए चिकित्सा करने से लाभ नहीं होता। यानी संतत ज्वर में पहले पूरी प्रकृति को समझना पड़ता है, रोगी की प्रकृति को, फिर रोग की प्रकृति को, फिर उसमें दोषों का अवलोकन करना पड़ता है, फिर दोषों
की मात्रा और उसके लक्षणों को देखकर उसके हिसाब से इसका है ना जो मतलब चिकित्सा करनी चाहिए। इसी से है ना लाभ होता है, नहीं तो है नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं या फिर दवाइयाँ काम नहीं करती। अब आप विमर्श में आ जाइए। तो संतत ज्वर सन्निपात से होता है। सन्निपात ज्वर की अवधि के विषय में सप्तमी द्विगुणा चैव नम्बेकादशी तथा ऐसा त्रिदोष मर्यादा मोक्षस्य च वधाए च, अर्थात 14 दिन, 18 दिन और 22 दिन के भीतर सन्निपात ज्वर दोष की पूर्ण शुद्धि होने पर अच्छा हो जाता है। ठीक है, 7, 10, 12 और दूसरा 15, 17, 22 ये याद रखना है इनका सही होने का समय। अब आप अगले पेज पर आ जाइए। समय वर्तमान काल में टाइफाइड फीवर का समय 3 सप्ताह माना जाता है। सन्निपात संतत ज्वर को टाइफाइड फीवर माना जा सकता है। टाइफाइड में श्वेतवर्ण की पीड़िका निकलती है। कफ प्रधान सन्निपात की अवधि 22 दिन की बताई गई है, अतः टाइफाइड के कफ प्रधान सन्निपात संतत ज्वर कहा जाता है। पूर्ववर्ती संग्रहकारों ने इसका मधुरक नाम रखा है, यथा ज्वरो दहो ब्रह्मोमोहो अतिसारो अमिस्त्रशा अनिद्रा च मुखम रक्तम तालु जीवा च शुष्यति ग्रीव मध्य च दृश्यन्ते स्फोटा, ये वाली निशान ये टाइफाइड में श्वेतवर्ण की पीड़िका निकलती है, यहाँ से लेकर के ये वाला मधुरक नाम रखा है टाइफाइड। तो यानी जो ये वाली जोरो दाओ ब्रोमोमो ये वाली अब लाइन आप टिक कर लीजिए। अनिद्रा च मुखम च रक्तम ये वाली श्री योग रत्नाकर ने इसे मन तक ज्वर कहा है, ये भी याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं ये पेज को थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ, आप पॉज कर लीजिए और उसके बाद आप निशान भी लगा सकते हो अच्छे से जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आप 61 नंबर श्लोक पे रक्त धातुआश्रय प्रायो दोष संतक जोरम सपर्त्यनि कुरुते कालवृद्धि क्षयात्मकम अहोरात्रे सतत को 2 कालानुवर्तते। ये सतत ज्वर के लक्षण बताए गए हैं इसमें कि जब 2 कुपित दोष रक्त धातु में आश्रित होते हैं तो प्राय विरोधी दोष समय पर वृद्धि अक्षय होने वाले सतत ज्वर को उत्पन्न करते हैं। यह सतत ज्वर दिन रात में 2 बार उत्पन्न होता है। इसके बाद आप अजय 63 नंबर श्लोक काल प्रकृति दुष्याणाम प्राप्ते मान्यत मालम अन्य दुष्कम ज्वरम दोषो रुग्ध्वा मेधो वह सिरा सपर्त्यनिको च जन्यते काल महर्षिनी। अन्य दुष्ट ज्वर के लक्षण काल प्रकृति दुष्य इनमें से किसी एक का बल प्राप्त कर प्रत्यनिक दोष मेदो एशिरा को रोककर दिन रात में 1 बार अन्य दुष्ट ज्वर को उत्पन्न करता है। ठीक है, सपर्तनिक सतत अन्य दुष्ट आगे जो है ना ज्वर से संबंधित है, यानी अन्य दुष्ट ज्वर किसी एक का बल प्राप्त करता है, ये याद रखना है आपको मेन पॉइंट। इसके बाद आ जाइए अगले श्लोक में 64 नंबर श्लोक। इसको भी आप पॉज कर सकते हैं पेज को, जो आपको दिखाई दे रहा हो वो आप लिखते रहिए। तृतीयक तथा चतुर्थक ज्वर, यानी जब दोष अस्थि और मज्जा को अपना आश्रय बनाते हैं तो तृतीयक और चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करते हैं। दोष और अस्थि मज्जगह कुर्या तृतीयक चतुर्थ को। इसके बाद विषम ज्वर में दोषों की गति, तो 64, 65, 66 और 67 नंबर श्लोक को आप निशान लगा लीजिए जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अन्य दुष्कम शोणितम, ये 65 नंबर श्लोक है, उसको जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना निशान लगाया हो वो। तो विषम ज्वर में दोषों की गति 2 दिन या 1 दिन या प्रतिदिन के अंतर से होती है। तात्पर्य है कि 2 दिन के अंतर से चतुर्थक, 1 दिन के अंतर से तृतीयक, प्रतिदिन अंतर से अन्य दुष्क। और दूसरे लोगों का सिद्धांत ये है कि रक्त में जब दोष निश्चित होते हैं तो अन्य दुष्ट ज्वर, और मांस और स्रोतस में जब दोष होते हैं तो तृतीयक और मेदो स्रोतस में दोष जाते हैं तो चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करते हैं। अन्य दुष्ट ज्वर प्रतिदिन अंतर से आता है और 1 दिन छोड़कर तृतीयक ज्वर आता है, तो और जो 2 दिन विश्राम करके आता है उसको चतुर्थक ज्वर कहते हैं। विमर्श में दूसरी लाइन है, सुश्रुत में मेदोगत दोष होने पर, तृतीयक अस्थि मज्जागत दोष होने पर चतुर्थक ज्वर की उत्पत्ति मानी है। ठीक है, और जो दूसरी लाइन है, इस प्रकार विभिन्न धातु में दोषों के ये 4 प्रकार के ज्वर होते हैं। इसके बाद आप अगले पेज पे आ जाइए।
110 नंबर श्लोक पे, और 68 नंबर श्लोक को आप निशान लगाइए। विषम ज्वर में वेग आने हेतु उपमा। तो जिस प्रकार बीज पृथ्वी में पड़ा रहता है और जब उसके अनुकूल काल होता है तब वह जल आदि को प्राप्त कर जम जाता है, वैसे ही दोष धातुओं में पड़ा रहता है और जब उसके अनुकूल परिस्थिति आती है तो कुपित होकर ज्वर को उत्पन्न करता है। तृतीयक चतुर्थक ज्वर में दोष जब बढ़ते हैं तो उनका बल बढ़ता है और समय आने पर ज्वर उत्पन्न होता है। इसके 1 दिन या 2 दिन विश्राम करने का कारण यह होता है कि दोष के प्रत्यय विपरीत काल प्रकृति आदि का बल अधिक रहता है, और जब दोष बढ़कर बलवान हो जाता है तो उसकी विपरीत परिस्थितियों का नाश हो जाता है। ये वाली लाइन आपको पूरी याद करनी है विषम ज्वर में, अच्छे से आप इसे समझ लीजिए। इसके बाद आप 70 नंबर श्लोक पे आ जाइए। इसमें लिखा है और भी दोष अपने वेग को उत्पन्न कर बलहीन हो जाते हैं और तथा वेग के समय ही लघु होने के कारण अपने अपने स्थान में चले जाते हैं, और फिर जब अनुकूल काल को पाकर बढ़ते हैं तो अपने काल पर वे पुनः दोष को उत्पन्न करते हैं। तो इसका श्लोक हो गया, कर्त्वा वेगम गतबला स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिता पुनर्विवृद्ध स्वे काले ज्वरंती नरे मला। यानी जो पहले है ना अपनी बॉडी में पड़े रहते हैं, ठीक है, अपने स्थानों में चले जाते हैं, लेकिन जब दोष बढ़ जाते हैं तो वो ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि यार उससे ना जोर हो जाता है। इसके बाद आप आ जाइए 71 नंबर श्लोक पर, अगले पेज पर। एक जो ऊपर लिखा हुआ है वो आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है चतुर्थक जंगाभ्याम श्लेष्मिक, चतुर्थक जंगाभ्याम श्लेष्मिक, तीसरा शिरोस्ताल्व अंतर्गत अनिल संभव है, कफ पितृग्राही, पृष्ठपल कफात्मक, वात पित्ता क्षीरोग्राही, ठीक है। और इसके बाद आप आइए 72 नंबर श्लोक, और सॉरी इससे पहला 71 नंबर है। तो 3 प्रकार के तृतीयक ज्वर कफ और पित्त के कारण यदि तृतीयक ज्वर होता तो वह पहले प्रदेश में वेदना होती है, ठीक है, उत्पन्न। यदि वात और कफ से होता है तो पीठ में पहले वेदना होती है, और वात और पित्त से होता है तो पहले शरीर में वेदना होती है, बाद में सारे शरीर में वेदना व्याप्त हो जाती है। तो कफ पित्तातिग्राही पृष्ठ वातात्मक है, वात पित्ता क्षीरोग्राही त्रिविध तृतीयक है, ये तृतीयक ज्वर माना गया है, ठीक है। तो 2 प्रकार के चतुर्थक ज्वर होते हैं इसके नीचे, ये आप टेबल भी याद कर लीजिएगा। तो चतुर्थ को दर्शति प्रभावम द्विविधम ज्वर जंगाभ्याश्लेष्मिकम एवं शिरस्तो अनिल संभव है। 2 प्रकार के चतुर्थिक ज्वर होते हैं। तो चतुर्थिक ज्वर शरीर में 2 प्रकार का होता है, और जब कफ प्रदान होता है तो जंगा में पीड़ा होती है, जब वात प्रदान होता है तो सिर में पीड़ा होती है, ठीक है। तो चतुर्थक ज्वर और गलगंड के पित्तस भेद नहीं होते, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, पूछ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, जो आपको याद रखनी है हर हाल में। इसके बाद आप आ जाइए अगले पेज पर 73 नंबर श्लोक, चतुर्थक विपर्य ज्वर यानी संततादि। तो इसका श्लोक लिखिए, जैसे विषम ज्वर एवान्य चतुर्थक विपर्य त्रिविधो धातुरिको द्विधातु करोति सम। तो यदि इस 5 प्रकार के ज्वरों से भिन्न त्रिविध वात पित्त कफ दोष से, अर्थात जब अलग ये दोष अस्थि और मज्जा इन धातुओं में आश्रित होकर जिन ज्वर को उत्पन्न करता है उस यह चतुर्थक का विपर्य विषम ज्वर ही है। और इसके विमर्श में ये नीचे से 3rd लाइन दी हुई है, अस्थि मज्जो भयगते चतुर्थक विपर्य त्रिहाद्वयम, ये वाली लाइन ये माधव निदान में लिखी गई है, ये आपको याद रखनी है। और जो 24 घंटे में एक बार आता है उसको अन्य दुष्ट ज्वर कहते हैं, ये वाली भी लाइन आप लिख लीजिए। इसके बाद 74 नंबर श्लोक विषम ज्वर सन्निपातिक है, ठीक है। यह संतत आदि जो 5 प्रकार के ज्वर बताए गए हैं सभी प्राय सन्निपात से होते हैं। सन्निपात में जिस दोष की अधिकता होती है वही दोष में वह रोग होता है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो प्राय से सन्निपाते दष्ट पंचविधो ज्वर सन्निपाते तो यो भूयांश है दोष परिवर्तित है। और एक इससे ऊपर है कि भाव ऊपर की विमर्श की लाइन है, इस जो 74 नंबर श्लोक है। भाव प्रकाश ने रात्रि में होने वाले ज्वर को भी विषम ज्वर माना है, क्योंकि मुक्तानुबंधित विषमतम, अर्थात जिस ज्वर में ज्वर का संबंध छूट जाता है तो उसे विषम ज्वर कहते हैं। रात्रि ज्वर में ज्वर का संबंध दिन में छूटा रहता है, अतः रात्रि ज्वर को जिन्होंने विषम ज्वर माना है।
इससे ऊपर किंतु वह अर्थ डल्लन और पाराशर माधव निदान में बताए हुए मत से विपरीत पड़ता है। सुश्रुत ने सतत ज्वर का विपर्य नहीं माना है, पर कुछ लोगों के विचार में जो ज्वर 24 घंटे में 2 बार छोड़ता है और सर्वदा बना रहता है उसे सतत का विपर्य कहना चाहिए। इस प्रकार एक संतत सतत सतत विपर्यक अन्य दोष विपर्यक तृतीयक तृतीयक विपर्यक चतुर्थक चतुर्थ विपर्यक, यह 9 प्रकार का विषम ज्वर होता है। ठीक है, और इसके ऊपर की लाइन है 113 नंबर पेज पर, जो ज्वर 2 दिन रहे और 1 दिन न रहे उसे तृतीयक विपर्यक कहते हैं। सुश्रुत ने अमाशय हृदय दोनों में दोष के आश्रित होने पर अन्य दोष का विपर्य कर और अमाशय हृदय कंठ में दोष के आश्रित होने पर तृतीयक का विपर्य अमाशय हृदय कंठ और सिर में दोष के आश्रित होने पर चतुर्थ विपर्यक माना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मैं अगला वीडियो ज़रूर जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए। ये आप एक बार फिर से देख लीजिए, इस पेज में कुछ छूट ना गया हो आपका 113 नंबर पेज पर 74 नंबर श्लोक तक। कल मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊँगा, तो आप अपना ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गर्मी से भी बचाव करना है ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। ओके, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।